लोग कहते हैं कि बेटियां सब पे भारी हैं, बेटियां एक कलंक हैं, यहां तक लोग कहते हैं। लेकिन वही बेटियां कब इतिहास लिखती हैं, कब भूगोल लिखती हैं, समझ में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आज मैं पहुंच चुका हूं छपरा, बिहार। अगर देखा जाए तो बिहार से आईएएस पीसीएस की लाइन लगी रहती है। अगर ज़्यादातर देखना है, लोग बिहार बदनाम भी है, लेकिन उसी बिहार से आईएएस पीसीएस रैंक के लोग भी निकल जाते हैं। आपने मेरे वीडियो में बहुत देखा, खान का इंटरव्यू देखा, रहमान का इंटरव्यू देखा, एसके झा का इंटरव्यू देखा, सभी सर का इंटरव्यू आपने देखा। लेकिन आज सर का इंटरव्यू नहीं दिखाऊंगा और हो सके कि आज के बाद नहीं दिखाऊंगा। अब तो खुद मुझे शर्म आ रही है कि इसी बिहार में, इस बिहार की बेटी आज न जाने कितनों को दरोगा बना दिया, पुलिस बना दिया, रेलवे में भर्ती करा दिया, खुद इतनी मेहनत करके। लोग कहते हैं ना कि बेटियां क्या कर पाएंगी। आज मैं उस बेटी से मिलाऊंगा, भारत की उस बेटी से मिलाऊंगा आपको कि आज मैं कहता हूं ना कि सभी लोग इतिहास लिखेंगे, जितेंद्र भूगोल लिख कर जाएगा। उस भूगोल में आज ये भी शामिल हो जाएंगी। एक कड़ी हमारी खुद जुड़ेगी, इनके साथ जुड़ेगी। मैं बात करता हूं छपरा की। छपरा में यन सिंह है, उनसे ही मैं चर्चा करता हूं कि आप देख रहे हैं, लोगों कहते हैं ना कि तैयारी कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इनका छत भी देखिए, थोड़ा सा छत दिखाइए। धूप में आप छत भी देख सकते हैं, छत भी ढंग का नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें पढ़ के तैयारी करते हैं। क्यों करते हैं? कि कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं क्लियरिटी है कि नहीं आप अच्छा कर रही हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं। तभी कुछ भी हो जाएगा, हम आपके साथ पढ़ेंगे और आपके कार्यों का निर्वहन करेंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। मैं भी जोश एक्सप्रेस के माध्यम से जोश एक्सप्रेस को सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोता लोगों को प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़ के। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जितेंद्र सर हमारे यहाँ आए, और शायद मैं आज जितनी उल्लासित हूँ मैं कभी नहीं हुई थी, क्योंकि ये मेरे लिए एक अलग से ही प्रेरणा स्रोत बन के आए हैं। इसीलिए जोश एक्सप्रेस के सभी श्रोता को नेहा सिंह और रचित कॉम्पिटिटिव जोन की तरफ से सादर प्रणाम। देख लीजिए, मैं देख सकते हैं बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, इसको मत समझिए, डिजिटल बोर्ड ही है। बहुत बड़े बड़े आप कोचिंग में जाते हैं जहाँ तैयारी कराई जाती है तो डिजिटल बोर्ड दिखता है आपको, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। लेकिन यही बोर्ड न जाने कितने को एक अलग अलग जगाने पे मजबूर किया है। आप लोग जो पत्रकारिता करते हैं उनसे भी कहूँगा, चाय वाली के पास बहुत तेज जाते हैं और उसके देश भी बनाने कितने नहीं है, दिखाने लगते हैं कितने चाय वाली नहीं, चाय वाली यही है, नहीं है चाय वाली बहुत पॉपुलर। लेकिन इनको आप कब दिखाइए, मुझे दिखाना है तो इनको दिखाइए कि न जाने कितनों का भविष्य सवाल किए, कुछ घर निकल के आई हैं जहाँ एक लोग कहते हैं ना कि गरीबी जीव की नाश होती है, लेकिन उस गरीबी से निकल के आज एक अलग स्तर बना चुकी हैं। कैसे कैसे मतलब समस्याओं का सामना करते करते यहाँ पे चली आई। ये तो अब इसको तो गिनाया जाए तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए प्रेरणा मेरी उम्र बनी, मेरी आयु बनी। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की आयु की थी, तो शायद पिताजी की हत्या हो गई और कुछ कारण रहा होगा। अब उस कारण पे प्रकाश डालना उचित नहीं लगता है बार बार, तो क्योंकि उस पे प्रकाश डालने के बाद स्वयं भी दुखी हो जाते हैं और सामने वाले को भी दुखी कर देते हैं। चलिए, जो बीत गया उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बीता हुआ कल आता नहीं है। हमें भविष्य की तरफ जाना है, हमें वर्तमान देखना है, बीते हुए को नहीं देखना। आज वर्तमान में जिस तरह से आप अपना स्ट्रगल बताइए। चलिए। तो मेरी तो शिक्षा दीक्षा बहुत ही सामान्य स्कूल में थी। मैंने कोई बीएचयू से और पटना यूनिवर्सिटी और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। मैं 12वीं पास की थी और 12वीं पास करने के बाद मैं इसी छपरा में पढ़ने के उद्देश्य से आई थी। और मैंने बहुत शिक्षकों के पास मैं गई कि मैं पढ़ लूं। मैं जाती थी, संतुष्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि हजारों के भीड़ में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। समस्या नहीं सुनी जा रही है मतलब कि कोई हमारा छात्र है
तो देख रहे हैं कि कोई बहुत कम समय में अगर कहीं जा रहा है तो अपने बल पे जाता है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं हमारी वजह से गया। और वहीं पे मैं देखती थी कि बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कुछ नहीं कर पाए हैं। मैं मिलती थी लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ूं और साथ साथ मैं पढ़ा भी लूं, क्योंकि मेरे पास समस्या थी, क्योंकि अर्निंग करने का कोई तो साधन चाहिए ना, और मैं लड़की हूं और मैं इतनी सामान्य हूं कि मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकती हूं। तो मैंने शिक्षा दीक्षा को अपना एक प्लेटफॉर्म समझा और मैं यहाँ पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाना शुरू किया मैंने तो उस समय मैं 12वीं पास करके बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन कराई थी, और मैं बहुत छोटी थी। और जब मैं इतनी छोटी थी तो बहुत कम लोग मेरे पास पढ़ने आते थे, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि इतनी कम उम्र की लड़की क्या पढ़ाएगी। तो ये वास्तविकता भी था, क्योंकि उस आयु में जब लोग खेलते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उस समय मैंने पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। तो ये सत्यता थी कि कोई मेरे को समझ ले, ये वही समझ सकता था जिसके पास बहुत बड़ा सोचने की क्षमता थी। फिर भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने आए और वो शायद मेरे से डबल सीनियर थे। मैंने उन लोगों को सीटेट का प्रिपरेशन कराया, कुछ लोगों को रेलवे का प्रिपरेशन कराया, और वो लोग सक्सेस किए। और जब वो लोग जॉब में गए तो एक ताता सा बन गया। वो लोग लोगों को मोटिवेट करते थे कि देखो मैं यहाँ इतना दिन पहले यहाँ मैंने पढ़ा और मैं नेहा मैम के पास गया था, उसके बाद मेरा हुआ, तुम जाओ। लोग आते थे, इतनी छोटी लड़की क्या पढ़ाएगी। वास्तविकता थी, लेकिन जब लोग पढ़े तो मेरे को समझे। तो मैंने 3-4 लोगों से पढ़ाना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने में मेरे को बहुत समस्या झेलना पड़ा, क्योंकि मेरे को लड़कों ने तो बहुत ज्यादा समझा कि नेहा मैम है तो पढ़ाती होंगी, महिलाएं कम समझी। लेकिन बाद में महिलाओं ने भी मुझे समझा। उन्होंने देर से समझा, लेकिन उन्होंने भी समझा और उन्होंने भी यहाँ से बहुत अच्छा किया। आज देख तो रहा हूँ महिलाएं भी बहुत काफी हैं, जिस तरह से देखा जाए। उधर आप देख सकते हैं जेंट्स भी काफी हैं। तो और मैं अपने, मेरे को खुशी उस समय ज्यादा होती थी जब मैं अपने से सीनियर्स लोगों को भेजती थी जॉब में। मतलब ऐसी महिलाएं मेरे पास पढ़ी जिनके बड़े बड़े बच्चे थे, 10वीं क्लास में पढ़ते थे, और वो मेरे पास आई प्रिपरेशन करने के लिए, और वो क्वालिफाई भी की, और ईश्वर की कृपा देखी कि उनका सबसे वो जॉब में भी चली गई। और वो जब आती हैं तो मैं खुद ही उनसे प्रेरणा लेती हूँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई हुई, कितने लड़के इस समय जॉब कर रहे हैं? कौन अभी तो मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं। कितने लोग गिनवाऊं मैं, कुछ बहुत लोग तो शिक्षक हैं, जो लोग सीटेट क्वालिफाई किए वो लोग शिक्षक बने हैं। बिहार पुलिस में तो जरूरत से ज्यादा विद्यार्थी हैं, और रेलवे में भी बहुत लोग हैं। फिर एसएससी में भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो अब बहुत लोगों से संपर्क टूट गया, लेकिन हाँ, सबका मेरे पास डाटा है, तो उस डाटा को प्रेजेंट करना अच्छा नहीं लगता है। नहीं डाटा नहीं, देखिए क्या है ना कि जो सक्सेस कर देता है, अगर वो दिखाने लगेगा, आप काबिलियत में आप खुद करने लगेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और जिस तरह से आप बता रही हैं, ये आपके शब्दकोश ही बहुत काफी है। जरूरी नहीं है कि उसको हम पर्दा करें। कुछ चीजें होती हैं कि पर्दे के पीछे ही अच्छा लगता है। तो आप जिस तरह करें, एक खुद बच्चे गवाह हैं, बताना नहीं है, एक खुद गवाह है कि इस कड़ाके के धूप में पूरे देख लीजिए सबके माथे पे पसीना है, लेकिन इस पसीने को ये लोग ये ना समझे कि पसीना हो रहा है। जब आप लोग के अंदर जब गर्मी आएगी ना, जितने ही गर्मी आएगी ना, लोहा जब गर्माता है तभी कुछ अलग आकार बनता है। और आप ऐसे लोगों की तैयार कर रहे हैं, ये भी एक अलग है। लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेडीज खड़े होकर बोल नहीं पाती, जान लड़कियों को रोका जाता है कि बेटी तुम जाओगी कहाँ, समाज कलंकित कर देता है, बेटी है ये जा रही है, लड़की है। इसी समाज से ये लड़की निकल के एक अलग जगा रही है। सलाम करता हूं मैं। अगर आगे देखा जाए, आपसे यूपीएससी जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तैयारी को लेकर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आप लोग काफी मेहनत करा के भविष्य तैयार करते हैं, लेकिन यही सरकार, बिहार की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जैसे ही भर्ती आती है बच्चों पे एक अलग क्लेम लग जाता है। कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। इस पे आप क्या फोकस करना चाहेंगे? मैं भी क्योंकि ग्रेजुएट हो चुकी हूँ 2020 में, और मैं भी बीपीएससी की एस्पिरेंट हूँ, मैंने दिया भी है, मैंने क्वालिफाई भी किया हुआ है। और इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ, इस एग्जामिनेशन ने तो बच्चों को तो हटाइए, शिक्षकों को भी रुला दिया। और मैं खुद बता रही हूँ कि जब मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर से निकली, उस समय कुछ पत्रकार हमारे साथ थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि मैडम पेपर लीक हो गया है। तो मैं रोने लगी थी। इसलिए रोने लगी थी, अपने लिए नहीं रोई थी, क्योंकि मैं तो अपने होम सेंटर में एग्जाम दे रही थी। मैं उन छात्रों के लिए रो रही थी जो बिहार के दूसरे छोर पे आए थे परीक्षा देने के लिए। मतलब कि पूर्व से कोई पश्चिम गया था तो पश्चिम से कोई पूरब गया था, और उसमें सामान्य परिवार के भी विद्यार्थी, यानी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो तो बीपीएससी को भी खरीद ले रहे हैं।
लेकिन मैं उनके बारे में सोच रही थी कि क्या साधारण परिवार की लड़कियां अब नौकरी कर सकते हैं, कि साधारण परिवार की लड़कियां बीपीएससी तक पहुंच सकती हैं। जिस एक कॉलेज में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके और उसका एग्जामिनेशन लिया जा रहा था, सबने उस पर फोकस किया कि पेपर लीक हो गया, आरा के कॉलेज से पेपर लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्यों नहीं लोगों ने ये फोकस किया कि आरा के उस कॉलेज के एक रूम में परीक्षा देने वाले वो विद्यार्थी कौन थे जिनको स्पेशल परीक्षा के लिए अपॉइंट किया गया था कि तुम आओ, तुम्हारा पहले परीक्षा लिया जाएगा। वो विद्यार्थी कौन था जिसको पहले से ही तय था कि तुमको आंसर दे दिया जाएगा। वो व्यक्ति अगर आंसर ले लिया तो वो तो 150 का 150 सही बनाएगा, क्योंकि बीपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग जैसे और हमारे छात्रों जैसे सामान्य स्टूडेंट तो 100 से 120 में सिमट के रह जाएंगे। तो वो तो क्वालिफाई तो दूर की बात है, वो तो सर्विस का सोचे ही नहीं। और आए दिन हमारे बिहार के छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। इसका तो दोष मैं आज के मीडिया को भी दे रही हूँ और आज के गवर्नमेंट को भी दे रही हूँ, स्थानीय प्रशासन को भी मैं दे रही हूँ कि ये सारे लोग ये दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। एक आईएएस अधिकारी को अरेस्ट कर लीजिए, उनको अरेस्ट कर लीजिए, उनको अरेस्ट कर लीजिए, इस भवन में आग लगा दीजिए तो सबूत मिट जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं भी आग लगाने से ज्यादा जरूरी है कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे उसका तो डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट उस डाटा को चेक करे कि वो विद्यार्थी आखिर थे कौन जो पहले से परीक्षा दे रहे थे। अगर सेटिंग्स हुई थी तो उन विद्यार्थियों की सेटिंग्स हुई थी तो उन विद्यार्थियों को खुल के दिखाया जाए कि भाई कुछ ऐसे भी बिहार में मतलब जिंदा दिल इंसान है जो पढ़ता तो है नहीं, लेकिन उसके पिताजी के पास इतनी संपत्ति है कि गरीबों का गला काट के और सर्विस तक पहुंच सकता है। एक किसान का बेटा, मैं बता रही हूँ कि मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माताजी हैं। शायद एक समय था कि मेरी माताजी घर पे बिना खाए रहती थी और मेरे जैसी लड़की बीपीएससी तक मैं पहुंची हूँ, प्री मेन सब पहुंची। लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मैं सर्विस तक पहुंच जाऊंगी? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मैं अपनी मम्मी के उन सभी आंसुओं का कीमत चुका दूंगी जो मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद बहे हैं? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरे यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थी या हमारे बिहार के बहुत अदर स्टेट से भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि उन स्टूडेंट्स के माता पिता की समस्या अब खत्म होने जा रही है? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जिस जितेंद्र ने अपने हाथ कटने पे उसको अपनी समस्या को चैलेंज बना लिया वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है? वो प्रेरणा स्रोत बन के ही क्या करेगा जिसके पास करोड़ों संपत्ति है और एक ही बार में गया और एसडीएम का पद खरीद लिया? अरे भाई वो एसडीएम बनेगा, सरकार ये क्यों नहीं सोच रही है कि वो लोगों से अपना सीट बेच के जो अधिकारी बैठा रही है वो भी तो कल अपनी झोली भरने के लिए किसी से वो सीट बेचेगा ना? क्यों नहीं बेचेगा? जो खुद खरीद के आज सर्विस में आया, जिसने 1 करोड़ आपको दे के इन्वेस्टमेंट किया, वो अपना 1 करोड़ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और जब ये 1 करोड़ दे के सर्विस में जा रहे हैं, मैंने तो ऐसे छात्रों को देखा है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देखा है जहाँ टीचर भी एबिलिटी नहीं रखते हैं और पढ़ाते हैं और उनके यहाँ के बच्चे जब दरोगा बनते हैं और ऐसे बच्चे दरोगा बनते हैं जिनको खुद नहीं मालूम है कि दरोगा के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछा था, और वो जब दरोगा बन जाते हैं तो हमारे उन योग्य छात्रों को तोड़ देते हैं, उनके मनोबल को तोड़ देते हैं, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या हम दरोगा बनने योग्य हैं? वो विद्यार्थी कहता है कि मैम देखिए ना, मेरा ही विद्यार्थी है, मैम देखिए ना मेरे गांव का एक ऐसा व्यक्ति दरोगा बन गया जिसको कुछ आता नहीं है पढ़ने में। दरोगा के पेपर के लिए स्टूडेंट्स रोड पे उतर गए थे कि बहुत टफ पेपर था, इतना टफ पेपर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भी ऐसे विद्यार्थी क्वालिफाई कर गए जिनको कुछ आता नहीं था, जिनको A+B² नहीं मालूम है, वो भी दरोगा बनने जा रहा है। तो जब वो 25 लाख 30 लाख दे के आपके पास दरोगा बन रहा है तो कल क्या दहेज प्रथा रुक जाएगी, कि भ्रूण हत्या रुक जाएगी, कि सरकार के विभाग में दलाली रुक जाएगी, कि हमारी योग्य कैसे रोका जा सकता है? आप एक देखा जाए तो आध्यात्मिक, हाँ, मेरे नजर में इसको तभी रोका जा सकता है जब पारदर्शिता के साथ एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन में पारदर्शिता हो। हमारे विद्यार्थी ये किसी को ना बताया जाए कि किस एग्जामिनेशन का पेपर कहाँ जा रहा है, सेंटर कहाँ है, स्टूडेंट्स वहां जाएं, उनके सामने पेपर लिया जाए। यहाँ तक अब तो टेक्निकल में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, न्यूज में भी पढ़ती हूँ कि किसी के कान में ब्लूटूथ पकड़ा गया तो किसी को कहा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस चीज पे फोकस किया जाए जहां से ये उत्पन्न हो रहा है। और मैं एक बात बता दे रही हूँ कि अगर मेरे घर में आग लगी है तो चूल्हा का आग मेरे ही घर में जला होगा तभी आग बढ़ी है। अगर प्रशासन से कोई पद खरीद ले रहा है तो बेचने वाला भी कोई प्रशासन का ही है। तो अगर गवर्नमेंट इस क्षेत्र पे ध्यान दे देगी कि कौन इसकी दलाली कर रहा है, कहीं हो सकता है गवर्नमेंट ही कर रही हो, तो उसके पे तो मैं नहीं आर्गुमेंट कर सकती हूँ। लेकिन अगर सरकार इस पे ध्यान दे देगी कि दलाली मेरे घर से ही हो रही है और उस पे फोकस करके उसको सुधार दिया जाए तो शायद हमारे एक सामान्य परिवार का बच्चा भी सर्विस में जाएगा और वो भी बीपीएससी क्वालिफाई करेगा और कंधे पे स्टार लगा के आएगा तो उसकी भी माँ और उसके भी पिताजी को लगेगा कि मैंने कुछ किया है,
क्योंकि एक पुत्र जब योग्य बन जाता है और अपने पिताजी को सब चीज से मुक्त कर देता है तो कहा जाता है कि वो, और जब वो पिता बनता है तो कि ये पितृ ऋण से मुक्त हो गया। आज के बच्चे क्या पितृ ऋण से मुक्त होंगे? एक एक शब्द बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं सबके दर्द को झेलते हुए यहाँ तक के आई हैं। और सच्चाई है, जो पसीने में पलता है, जो आग से तपता है, वो पाछे हो जाता है। और आज के सरकार और आज के शासन प्रशासन इस तरह से हो गए, पैसे पे सब कुछ बिकता है साहब, डिग्री तक खरीदी जाती है। तो ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे नेहा, ना जाने कितनी नेहा कब तक दबेगी, मुझे समझ में नहीं आता है। आप जरूर बताइए, ये समाज हमारा कहाँ जाएगा जब तक नेहा जैसे लोग आगे नहीं आएंगे। निश्चित रूप से मेरा समाज कल वही था, आज भी वही रहा जहां कुछ दशक पहले हुआ करता था। तो नेहा जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। बहुत सारे नेहा को दबाया भी जाता है, आखिर क्यों ऐसा होता है? मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा है, लेकिन आप जिस तरह से बता रही हैं, बिहार में खास तौर से अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत सारे टीचर हैं, टीचर बोल नहीं पाते हैं। टीचरों के ऊपर आप क्या फोकस करना? नहीं तो उनको बोलना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं विद्यार्थी थी तो मैं जब पढ़ना शुरू की तो मेरी समस्या नहीं खत्म होती थी। तो जब मैं पढ़ाना शुरू पढ़ाना देखिए, तो जब मैं पढ़ाना बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे टीचर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बिजनेस समझ के पढ़ा रहा है, शिक्षा को समझ को नहीं पढ़ा रहा है। अगर आप बिजनेस करती हैं, थोड़ा सा तीखा सवाल मेरा होता है, अगर आप बिजनेस करती हैं तो बंद कर दीजिए। जितेंद्र कह रहा है अंतु इन लोगों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ भी हो रहा है, यही के टीचर करते हैं। मैं जानता हूँ, इस बात से आप भी अवगत है। अगर आप बिजनेस कर रही हैं तो बंद कर दीजिए, बिजनेस नहीं चाहिए। इस बच्चों के साथ, भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करने वाली कौन है आप? सत्य बात है, सत्य बात है। यही के टीचर बिजनेस समझ के पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं भाई? अच्छा ठीक है, आप बहुत फेमस है, आप हीरो हैं, क्यों नहीं इस बच्ची को हीरो बना दे रही हैं? ये सत्य है, क्यों नहीं बना रहे भाई? ये सवाल जिस प्रकार आपने बुलंदी के साथ पूछा मेरे से, ये सवाल प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक विद्यार्थी को पूछना पड़ेगा। मैं अपने छात्रों से कहती हूँ कि तुम मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, तुमको अगर तुम्हारी समस्या खत्म नहीं हो रही है तो तुम मेरे से पूछते क्यों नहीं हो? और आपको मैं बता रही हूँ कि पूरे बिहार में मैं ऐसी शिक्षिका हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को कॉपी पेन पे पढ़ाती हूँ। और मेरे पास विद्यार्थी वही पढ़ने आता है जो पढ़ने वाला होता है। मैं होमवर्क देती हूँ, मैं टास्क देती हूँ। कितने ऐसे टीचर हैं, क्या यूट्यूब से पढ़ाने वाले टीचर कितने छात्रों का होमवर्क चेक करते हैं? और मैं जब पढ़ाती हूँ तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को अकेले कॉपी पेन पे पढ़ाती हूँ। इसलिए पढ़ाती हूँ कि मैंने जब महसूस किया कि एक स्टूडेंट जब एक लेवल पे आ जाता है तो वो उसके अंदर शर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक उम्र, क्योंकि यहाँ तो सीट बिक रहा है तो बच्चों का उम्र बढ़ेगा ही, और उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद विद्यार्थी शर्माने लगता है, कैसे पूछे, मेरे को नहीं आ रहा है, उसको तो आ रहा है। तो मैंने इसके लिए एक उपाय निकाल दिया, मैं सबको अकेले पढ़ाती हूँ। इसका कारण ये है कि जब विद्यार्थी अकेले पढ़ता है तो मेरे यहाँ का जो स्मार्ट विद्यार्थी भी है ना, वो भी आके मेरे से अपनी प्रॉब्लम कहता है, और जो बहुत कमजोर भी है वो भी आके मेरे से प्रॉब्लम कहता है। और इसके साथ क्या होता है कि हमारे यहाँ के एक एक विद्यार्थी बराबर इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और बराबरी के साथ आगे बढ़ते हैं और नौकरी छीन लेने का क्षमता रखते हैं। लेकिन कब? अब यहाँ के हमारे शिक्षक ही जब दलाल हो जाएंगे, और हमारे यहाँ के शिक्षक ही, हमारे यहाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समस्या है मैं उनसे कम फी लेती हूँ, और जिनको समस्या नहीं मैं उनसे पूरा फी। जाहिर सी बात है, जब तक पेन और कलम की मुलाकात नहीं होगी लिख नहीं पाएगा। सही बात है। आप चाक घुमाइए, हवा में घुमाएंगी तो लिखेगा, कि उसमें टच करेंगी तो लिखेगा। यहाँ तो लोग हवा में यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, फेसबुक पे आके पढ़ाने लगते, तो होगा क्या? वो जो वाकई गुरु और शिष्य का जो नेचर हुआ करता था वो पहले होता था, अब तो बिजनेस का नेचर चल रहा है। मेरा बोर्ड देख रही हैं? जी बेशक, वही तो मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ जी। इसमें कुछ लिखा नहीं है। बोर्ड तो छोड़िए, सबको डिजिटल बोर्ड चाहिए तभी बच्चे पढ़ेंगे। क्या इस बोर्ड पे आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे तो अपनी कॉपी पे पढ़ते हैं और अपना पेन लेके आते हैं और अपना बुक लेके आते हैं। मैं तो देखती हूँ कि यहाँ बिहार में, मैंने बिहार में कुछ ट्रेंड देखा कि सब लोग अपना छोटा छोटा बुकलेट बना ले रहा है और बच्चों को दे रहा है, इसको पढ़ो, इससे हो जाएगा। मेरे पास वैसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जो चारों तरफ से घूम के आए हैं, और वो किताब उनके पास नहीं है। और किस चीज की तैयारी कर रहा है? तो बीपीएससी की। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तो दरोगा की। अरे भाई, तुम दरोगा की तैयारी कर रहा है और तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरत की किताबें नहीं है। जब तक तुम किताब नहीं पढ़ोगे तुम जानोगे कैसे कि तुमको चाहिए क्या? अगर तुम्हारे पास पुस्तक ही नहीं रहेंगी, और आप उठा के देख लीजिएगा, एक एक स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ स्टूडेंट्स का बैग 5-5 केजी भारी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ विद्यार्थी प्रत्येक अपने क्लास का बुक लेके आते हैं, अपना अलग अलग चैप्टर, मतलब कि एक क्लास में मेरे यहाँ 20-20 चैप्टर, 30-30 चैप्टर चलते हैं। मैं कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं आई बोर्ड पे लिख दी कि प्रॉफिट लॉस पढ़ाना है आप लिख लीजिए, नहीं। किसी का प्रॉफिट लॉस, किसी का नंबर सिस्टम, किसी का एज चल रहा है तो किसी का ट्रिग्नोमेट्री, किसी का ज्योमेट्री, तो ये अलग अलग चैप्टर में पढ़ाती हूँ, सबको कॉपी पेन में पढ़ाती हूँ। और शायद शिक्षक जिस दिन
अपनी आवाज बुलंद कर देंगे उस दिन तो सरकार की क्या क्षमता है। अरे जिस दिन आपको याद होगा बिहार के जयप्रकाश नारायण को आप जानते होंगे, वो जयप्रकाश इसी सारण की धरती सिताब दियरा से उठे और कहाँ गए, पटना के गांधी मैदान में, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और बिहार का अकेला व्यक्ति जाके दिल्ली में सत्ता उखाड़ दिया और बीपीएससी जैसा पेपर लीक हो गया और हमारे प्रत्येक राजनीतिक दल चुप बैठे हैं। हो सकता है कभी कहीं वो भी शामिल है, 25% उनका भी उसमें होगा योगदान कि भाई आपको भी मिलेगा। तो ये सारे लोग हैं कहाँ। अकेले नेहा सिंह के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अकेले नेहा सिंह के विद्यार्थी चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और नहीं चिल्लाएंगे यहाँ के शिक्षक, नहीं चिल्लाएंगे यहाँ के विद्यार्थी, तो आपको बता दे रहे हैं कि आने वाले समय में आगे जो है वही आगे रहेगा और पीछे जो है वो पीछे ही रह जाएगा। यहाँ आरक्षण का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, यहाँ जातिवाद भी खत्म हो जाएगा, और पढ़ाई में व्यवसाय जो शुरू हो चुका है उस व्यवसायीकरण के कारण कोई भी सर्विस में नहीं जाएगा और वही सर्विस में जाएगा जिसका औकात रहेगा 2-4 करोड़ 5 करोड़ का। और हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति जिसके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं है, वो कहाँ से सर्विस तक जाएगा, उसको तो पेपर का एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लाजमी है, जाहिर सी बात है कि इस तरह से जिस तरह से मैडम अपनी बात को रख रही हैं, कहीं ना कहीं सत्यता है और सबको आगे आना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे तो आएगा कौन, समझ में नहीं आ रहा है। इन जैसे भविष्य को आप लोग कहते हैं भविष्य तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। जिसको भविष्य जिन्होंने तैयार किया उसके दिल से पूछे, ये हमारे देश के भविष्य है और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं मुझे शर्म महसूस होता है कि भविष्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए मैम, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा चलते चलते लास्ट कि हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं और सलाम करता हूँ। भारत की आप एक अलग मिसाल है जिसमें अगर कहा जाए तो बहुत शब्दकोश हमारे कम पड़ जाएंगे। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि आप योग्यता को जैसे देख के मेरे पास आए, आपने मुझे योग्य समझाइए, आपकी योग्यता नहीं। चाय वाले के पास लोग दौड़ के जाते हैं। जितेंद्र गया था लेकिन निगेटिव दिखाया। क्यों दिखाया? कि मैं जाता हूं तो ये स्टडी करता हूं। अच्छा, ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जब तक ये लोग सही रूप से पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कहां से देंगे। मैं गया तो उसके घर के अतीत को पता किया। पहले आप पता करिए कि वो है कौन। मेरे बारे में आप समझी तभी तो हमको आप जानी ना। मैं आपके बारे में स्टडी किया, तो ये स्टडी चल रहा है। ये स्टडी करके ही किसी अब हवा में गए आप भी उठा दिए, अरे चाय वाली चले, तो ये गलत है। आपको क्यों नहीं उठा दे? पहले किसी के बारे में पढ़िए, इतिहास भूगोल उसका उठाइए, उसके बाद आपकी भी औकात समझ में आ जाएगी, जितेंद्र की भी औकात समझ में आ जाएगी। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों के पाछे मत दौड़िए। एक सोनू करके आप देख लीजिए। थोड़ा सा सोनू पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या औकात है उसकी, बताइए ना। ठीक है, और उसके पीछे आज राजनीति हो रहा है और राजनीति से ही वो शब्द बोल दिया। दूसरी चीज, उसका एक बोलने का मैंने तरीका, मैं तो गया था लेकिन उसका वीडियो नहीं किया, जान से वीडियो नहीं किया। क्योंकि देखिए, उंगली उठा के कौन बात करता है? कोई वीडियो आप लोग देखता है ना, सोनू को हमेशा उंगली उठा के बात करता है। उंगली उठा के बात करना अच्छा है? ये संस्कार है? कौन से संस्कार में लिखा गया है? हमेशा देखो उंगली उठा उठा के बात करता है। 11 वर्ष का क्या है उसका मतलब है? हम कहे तुम्हारे जैसा मैं बच्चा पैदा कर दिया हूं। जिस तरह से बात कर रहे आप क्या मैम के साथ उंगली उठा के आप बात करती हो? बताओ, कभी बात करती हो उंगली उठा के? आप लोग इतना अच्छा स्ट्रगल कर रहे हो। 11 IAS, आप इनसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। IAS का मतलब क्या होता है? इतना जल्द IAS बनना नॉर्मल। अभी ना पता हो 5वीं पास है कि नहीं पास है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा कि सभी लोग दिन रात जाके माइक लगा रहे हैं। शर्म आती है ये सब देख देख के। उंगली उठाना ये संस्कार कहाँ का है बताइए? ये भी तो है। तो देखिए, चावल अगर आप बनता है ना तो पूरे चावल से नहीं समझ में आते, एक चावल ही बता देता है कि चावल हो गया है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को आप लोग उठाते हैं। अरे नेहा जी से मिलिए, नेहा जी को देखिए जिन्होंने स्ट्रगल करके आज भविष्य तैयार करने। अब जिस सच्चाई है, जहां लोग कहते हैं कि मैं उसी क्लास में पढ़ रही हूँ और उसी क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी, लेकिन वो उसी क्लास के बच्चों के भी पढ़ाती हैं और तैयारी भी कराती हैं। मैं फिर से सैल्यूट करता हूं इन भारत की नारी पे और भारत की बिटिया को सलाम करता हूं कि अपना समय, बहुमूल्य समय देके ऐसे भविष्य तैयार करती है। फिर से एक बार सलाम करता हूं और चलते चलते आप सबको जय हिंद।